स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश डिजिटल क्लासेस पर। आज मैं फर्स्ट फ्लाइट बुक का एक चैप्टर लेके आप लोगों के लिए हाजिर हूँ, जिसका नाम है द बॉल पोएम। इस पोएम के थ्रू पोएट हमको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से जो मैटेरियलिज्म है, जो मैटेरियलिस्टिक है, जो भौतिकवाद की दुनिया है, उससे बचा जाए। किस तरीके से जिन तरह के आवरण से हम घिरे हुए हैं उससे हम खुद को बचाएं। जिसमें वो बात करता है कि किसी छोटे से बच्चे की एक बॉल है, शायद वो उसकी फर्स्ट पोसेशन होगी जो उससे खो जाती है, और उस बॉल के खोने के साथ बच्चा किस तरीके से परेशान है, किस तरीके से वो एक ही जगह पर खड़ा है, हिलडुल नहीं पा रहा है, ट्रेम्बल कर रहा है, मन से कांप रहा है, वो परेशान है, क्योंकि उसके पास वही उसकी टोटल संपत्ति है, टोटल प्रॉपर्टी उसकी वो बॉल थी जो शायद उसको फर्स्ट टाइम गिफ्ट के रूप में घर वालों ने दिया था। और जैसे ही वो खो जाती है तो एक ही जगह पर रिजिड हो जाता है, वो हिलता नहीं है। उस बॉल को देखता है, खुशी खुशी उछलते हुए, कूदते हुए, हार्बर के नज़दीक जाते हुए, मैरिली बाउंसिंग। वो कहता है कि पोएट कि बॉल जब उस बच्चे के हाथ से आज़ाद होती है तो बहुत ही फ्रीली, हैप्पीली बाउंस करती है और जाती है हार्बर के पास में। वो जो बच्चा है वो क्यों परेशान है? वो कहता है कि मेरी बॉल को उसने निगल लिया जहाँ पर मैंने अपना बचपना बिताया है, जहाँ पर मैं और छोटा था तो खेला करता था, वहीं पर मेरी बॉल चली गई, उछलते हुए, कूदते हुए, और वो कुछ नहीं कर पाता है। आइए अब देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? What is he to do? I shan't go. Merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. पोएट कहता है कि मैं बैठा हुआ था, मैं दूर से देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। What is the boy now? अब वो बच्चा क्या है? Who has lost his ball? जिसके हाथों से उसकी बॉल खो गई, अब वो बच्चे की अहमियत क्या रह गई? What is he to do? क्या करेगा वो? उसके पास करने को क्या बचा है? क्या वो घर वापस जाएगा और घर वालों को बताएगा कि मैंने बॉल खो दी? क्या वो उस बॉल को ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए हार्बर के नजदीक जाएगा? पता नहीं क्या करेगा वो, लेकिन वो परेशान है। पोएट क्या कहता है? आई सॉ इट गो, मैंने जाते हुए देखा। इट हियर रेफर फॉर द बॉल हु वाज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉय। व्हिच वाज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉय? वो बच्चे की जो प्रॉपर्टी थी, जो बिलोंगिंग थी, वो बच्चे के हाथ से छूट जाती है और वो चली जाती है, जिसको पोएट जाते हुए देख रहा है। मैरिली बाउंसिंग, बच्चे के हाथ से बॉल का अलग होना और उसका खुशी खुशी उछलना, कूदना। डाउन द स्ट्रीट, स्ट्रीट को पार किया, एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, और फिर खुशी खुशी वो पानी के अंदर चली जाती है। सेकंड स्टैंजा आप देखिए। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. No use to say, oh there are other balls. Poet कहता है, poet assert कर रहा है, poet is stating in this stanza that there is no reason to say the boy that you will gain another ball. लेकिन poet क्या कहता है कि मेरे ये कहने का कोई मतलब नहीं निकलेगा उस बच्चे के लिए कि बॉल खो गई तो जाने दो, अदर बॉल्स हैं, तुम्हें दूसरी गेंदें मिलेंगी। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, ग्रीफ, दुख में पड़ा हुआ है बच्चा, फिक्स हो जाता है एक जगह पर, रिजिड हो जाता है, स्टेबल हो गया है वो।
अल्टीमेट शेकिंग, इस तरीके से शेक कर रहा है, अचानक से कांपने लगता है, वो डर जाता है चीज़ों को खोने के बाद। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, ही वॉज कॉन्टिन्यूसली इंटेंटली लुकिंग टू गोइंग द बॉल, वो बॉल को जाते हुए लगातार देख रहा है और रिजिड हो गया है, स्टेबल हो गया एक जगह पर। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, ये वो जगह है जहां पर उसकी बॉल जा रही, जहां पर उसने अपना बचपना बिताया है, जहां पर उस बॉल के साथ या और भी टॉयज के साथ में पहले वो खेला करता था, वहीं पर हार्बर के किनारे उसकी बॉल चली जाती है। आइए थर्ड स्टैंजा देखते हैं। अभी मैं आपको लिटरल मीनिंग समझा रहा हूं इस पोएम की। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, पोएट क्या कहता है, फिर एजर्ट करता है वो कहता है आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड का मतलब बीच में जाना, इंटरप्ट करना। मैं बीच में नहीं जाना चाहता बच्चे के और बॉल के, कि बच्चे को जाके कंसोल करूं मैं, अरे बेटा कोई बात नहीं, बॉल चली गई तो चली गई, दूसरी बॉल मिलेगी तुम्हें। ये मैं उसको समझाना चाहता था कि ये भौतिकवाद की दुनिया है, जहां पर जो चीजें हैं उनका समाप्त होना निश्चित है। ये बात बच्चे को समझाना चाहता था मैं, लेकिन मैंने कहा देखते हैं आगे और क्या होता है। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। डाइम आप पेनी कह लीजिए, छोटा सा सिक्का कह लीजिए, जिनको हम पैसे के रूप में काउंट करते हैं। अ डाइम अनदर बॉल, एक पैसे या कुछ डाइम खर्च करने पर हमें दूसरी बॉल मिल जाएगी। नाउ ही सेंसेड फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन पोएट क्या चाह रहा है, वो सेंस करे, वो महसूस करे, फील करे वो अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कि जो चीज़ें हमारे पास हैं उनको बहुत सहेज कर और संजो कर रखने की ज़रूरत है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, ये दुनिया कैसी है, भौतिकवाद की दुनिया है, मेटेरियलिज्म है, मेटेरियलिस्टिक है। सब कुछ जितना भी आप देखते हैं वो नेचर का भी जो है या मैन मेड है, आर्टिफिशियल, वो सब की सब चीज़ों को एक न एक दिन समाप्त होना है। और यही चीज़ बच्चे को समझना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, जो चीज़ें उसके पास उनको संभालने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको महसूस करे वो। अगर नहीं कर पाता है तो ये वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस है, यहाँ पर क्या होगा, सब समाप्त हो जाएगा। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। पोएट चाहता है कि समझाए वो कंसोल करे बच्चे को और बताए कि बॉल जो तुमसे खो गई, दूसरी बॉल आ जाएगी। और बॉल तो ऐसा मान लो कि उसकी नियति में है, खोना ही है। आप भी खेलते हैं तो आप देखते होंगे कि हम जितने भी प्लेयर होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं और फिर ले आके पैसे से एक नई बॉल ले आते हैं। कब, जब एक बॉल खो जाती है, दूसरी तीसरी चौथी, ये प्रोसेस में है, बॉल की नियत में है ऐसा। आप मान लीजिए कि खोना ही है उसको, लेकिन ये बात बच्चे को कौन समझाए। मैं इंटरप्ट करना नहीं चाहता उसको, मैं उसको नहीं बताना चाहता। मैं समझता हूँ कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, उसका काम क्या है वो जाने, और इसीलिए मैं बीच में नहीं जाता हूँ, इंटरप्ट नहीं करता हूँ उसको। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग नई बॉल ले आते हैं। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, क्योंकि बॉल की नियत में है खोना, और खो जाएगी, नई बॉल आएगी। अब आइए लास्ट स्टैंजा के बारे में देखते हैं। एंड नो वन बाइज द बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप knowing what every man trusts to one day know, and most know many days how to stand up। लास्ट स्टैंजा में पोएट बताता है वर्ड ऑफ पोजेशंस के बाद में पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल विल बी ऑलवेज लॉस्ट। जब वो कहता है ना कि ये हमारी संपत्ति तो है, लेकिन ये कैसी संपत्ति है, भौतिकवाद की दुनिया में है, जिसको समाप्त होना ही है। तो बॉल के साथ भी यही होता है, आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, जिसको समाप्त होना ही होना है। खो गई बॉल, अनदर बॉल आएगी, कीमत क्या होगी, और डाइम, पैसे लगेंगे कुछ, नई बॉल आ जाएगी। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, क्या ऐसा है कि कोई बॉल नहीं खरीद सकता। मनी इज एक्सटर्नल, मनी क्या है, पैसा हमारी बाह्य जो सुख है, खुशियां हैं, उनको तो प्रोवाइड करा सकता है, लेकिन हम आंतरिक मन से अगर अंदर से
हम परेशान हैं, हम चिंतित हैं, हम दुखी हैं, तो पैसा हमारा कुछ नहीं कर सकता है। ही इज लर्निंग, और इसी बात को वो बच्चा सीख रहा है। जब बॉल खो जाती है, एक ही जगह पर रिजिड हो जाता है, चुपचाप वो खड़ा रहता है, परेशान होता है, तो पोएट चाहता है कि उसको समझाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है ऐसा। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, और बच्चा क्या करता है, अपने निराश आंखों से, वो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहा है, बहुत ही निराश से परेशान है, और अपनी इन्हीं निराश आंखों से वो क्या कर रहा है, स्टेयर कर रहा है, घूर रहा है जहां पर बॉल गई है, समझने की कोशिश कर रहा है या वो बॉल उसके पास नहीं आने वाली है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, और यही क्या है, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस है, जो एपिस्टीम वर्ड है, जो हमको ये बताती है कि किसी भी वस्तु का जो नियति है वो नेचर ऑफ लॉस है, कि उसको समाप्त होना ही है, उसको नष्ट होना है। यही एपिस्टीम है, यही एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस है, यही नेचर है जो बताती है कि कोई भी चीज जो प्रकृति के अंदर है, किसी भी तरीके से है, उसको समाप्त होना है। और यही बात बच्चे को समझानी है कि किसी भी चीज के समाप्त होने के बाद, किसी भी चीज के खो जाने के बाद, किसी भी वस्तु के नष्ट होने के बाद, या अपने किसी प्रिय के दूर चले जाने के बाद, जितनी जल्दी हम स्टैंड करते हैं, जितनी जल्दी हम खुद को कंसोल कर लेते हैं, वो हमारे लिए बहुत बेहतर होता है। और इसीलिए पोएट कहता है कि मैं इंट्रूड नहीं करता, मैं बच्चे के और बॉल के बीच में जाके इंटरप्ट करने की कोशिश नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ बच्चा खुद की जिम्मेदारी समझे, खुद इन चीज़ों को जितनी जल्दी महसूस कर लेगा वो उतना ही बेहतर उसके लिए होगा। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और ये बात हर कोई जानता है, हर व्यक्ति को ये बात जाननी भी चाहिए निश्चित तौर पर, कि जो भी चीज़ें हैं नेचर के अंदर उनको समाप्त होना है। एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, यही बात सीखने में बहुत से लोगों को बहुत वक्त लग जाता है, उम्र बीत जाती है ये समझने में कि जो भी चीज़ें हैं उनकी वो समाप्त नहीं होंगी। लेकिन जो इस बात को जितनी जल्दी सीख जाता है वो उतना ही खुश रहता है, क्योंकि जो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस है ना, नेचर ऑफ लॉस, वो समझना जरूरी होता है। इस भौतिक बात की दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो नेचर के द्वारा हैं या मैन मेड हैं, उन सबको कभी न कभी समाप्त होना है। यही बात पोएट चाहता है कि बच्चा खुद से रियलाइज करे, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, और इसीलिए वो इंटरप्ट नहीं करता है बच्चे को। वो चाहता है कि वो इस बात को समझ ले कि बॉल का खो जाना उसके दुख का कारण ना हो, क्योंकि बॉल क्या है, बॉल की कीमत है अ डाइम, कुछ पैसे लगेंगे बॉल दूसरी आ जाएगी। और वो जो उसका दुख है, जो रिजिड, जो एक जगह पे खड़ा हो गया है, लगातार उस बॉल को जाते हुए देख रहा है, उससे बाहर आ जाए। और यही बात समझाने की कोशिश पोएट अपने स्टैंजा के अंदर करता है कि किसी भी मनुष्य को किसी भी वस्तु के खो जाने पर, नष्ट होने पर, या किसी भी प्रिय के दूर चले जाने या न रहने पर किसी भी तरह का दुख करने की जरूरत नहीं होती, लेमेंटेशन करने की जरूरत नहीं होती, विलाप करने की जरूरत नहीं होती है, दुख व्यक्त करने की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये नेचर में है। और जो नेचर के अंदर है उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। जिस तरीके से एक छोटे से बच्चे को सिंबल के तौर पर बॉल के थ्रू समझाने की कोशिश की गई, बड़े लोग भी इस तरीके से समझें कि उस बॉल की जगह पर आप किसी भी वस्तु को रखिए, उनके किसी प्रिय को रखिए जो उनसे विलग हो गए हैं, जो उनसे अलग हो गए हैं, जो उनके साथ में नहीं रह रहे हैं, उनको लेकर किसी तरह के लेमेंटेशन की जरूरत नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम खुद दुखी होते हैं, हम खुद परेशान होते हैं। और पोएट यही समझा रहा है कि बेटा, बच्चे, बॉल खो गई, उसकी कीमत एक डाइम में फिर से मिल जाएगी, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बशर्ते जब तक है तब तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने की जरूरत है। आइए अब कुछ पोएट्रिक डिवाइसेस के बारे में बात कर लें। एलिट्रेशन आपको मिलेगा, रेपिटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट है यहाँ पर। एनाफोरा मिल जाएगा आपको, रेपिटेशन है, जैसे मैरिली मैरिली, फर्स्ट और सेकंड लाइन में आपको व्हाट मिल जाएगा, ये रेपिटेशन है। ऐसे ही मैरिली मैरिली मिल जाएगा आपको थर्ड और फोर्थ लाइन में। आप यहां पर देख लीजिए, ये सब चीजें रेपिटेशन में आती हैं। और
इसके साथ साथ आप देखिए एनाफोरा मिल जाएगा, जहाँ पर हम देखेंगे कि किसी भी वर्ड को, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, तो इसको हमने रेपिटेशन का, इसी को पोएटिक डिवाइसेस में हम लोग एनाफोरा के नाम से भी जानते हैं। और इसके साथ आप देखिए एलिट्रेशन, एनाफोरा आपको मिल गया है। कॉन्सोनेंस और रेजोनेंस बहुत ही प्रोमिनेंट है इस पोएम के अंदर। आप ये देखिए किसी भी तरह के लाइन में अगर कोई भी वॉवेल साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट होता है किन्हीं वर्ड्स के बीच में, तो वहाँ पर रेजोनेंस है। मैं अपने डिस्क्राइब करने के दौरान रेजोनेंस और कॉन्सोनेंस को पहले बता चुका हूँ, इसलिए इसको समझने के लिए आप पहले के वीडियोस में आपको जाना होगा।